अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा ब्रीफ में भी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है वो है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर के लिए काफी हेल्पफुल करते हैं ताकि वो अपने डिसीजन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ले सकें, राइट। वो प्रिंसिपल्स एक तरह की गाइडलाइंस है जिसको वो फॉलो करके अप्लाई करके अपनी मैनेजमेंट को आगे स्मूथ लेके जा सकते हैं, है ना। चलो एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। So management principles have been developed from the experience of various professional people. The principle act as a guidelines for managers. वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल्स फ्रेम किए जाते हैं वो मैनेजर्स के या डिफरेंट प्रोफेशनल ऑथर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे वो प्रिंसिपल्स फ्रेम किए जाते हैं, जो एक गाइडलाइंस बनती है मैनेजर को आगे अपना काम करने में हेल्पफुल होती है, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, optimum utilization of resources. It helps in making optimum use of human and other resources. The activities are planned and coordinated in such a way that various resources are to be maximum use of attaining organization resources. जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी चाहिए रिसोर्सेज की, ह्यूमन की भी एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज की भी। ठीक है कि अगर वेस्टेज होती है तो वो इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर मेन यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का कम से कम यूज किया जाए, जिससे एक एक्टिविटीज जो भी प्लान की गई है वो कोऑर्डिनेट इस तरीके होनी चाहिए जिससे उनके जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमाइज होके चले और जो उनकी आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो और जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव हो सके, राइट। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है, कोई भी टॉपिक की इम्पोर्टेंस हो या सिग्निफिकेंस हो, फीचर्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो दैट उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की आगे पॉइंट्स के बारे में। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। So managers are required to take number of decisions with regard to various activities of the business. जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट काफी तरह की डिसीजन लेता है, तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी बहुत जरूरी है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो बिजनेस है वेरियस एक्टिविटीज हैं रिक्वायर करती हैं ताकि वो जो रिसोर्सेज है उसको असेस कर सके और अपने उस तरीके से करे ताकि अपने प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है एडजस्टिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत चेंज होता रहता है, काफी चेंजेस आती रहती हैं, पॉलिटिकल आ गई, टेक्निकल आ गई, देन उसके बाद कोई न्यू मेथड्स आ गए, टाइम के साथ वो चेंजेस होती रहती हैं। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो सेम मेथड के साथ चलता जाएगा, क्या वो एग्जिस्ट करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो यहाँ पर यही कहा गया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता जाता है, तो प्रिंसिपल एक तरह की गाइडलाइंस है कि जब वो मैनेजर को लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज लाने की जरूरत है तो प्रिंसिपल की हेल्प के अकॉर्ड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसकी हेल्प से वो अपने जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। सो आई होप कि आपको प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जो उसके आगे पॉइंट्स हैं वो एक बार आप केयरफुली आप अच्छी तरह से बुक से रेफर भी कर सकते हो, बट आपको मेनली आपको समझ आना चाहिए कि इम्पोर्टेंस कंसेप्ट को क्लैरिटी से समझें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेनरी फॉल ऑथर के बारे में, जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। मेन अब टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है कि जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं वो कौन से दिए हैं और हेनरी फॉल कौन थे और कहाँ से उनकी क्या हिस्ट्री है वो हम समझते हैं। सो अब हम समझते हैं हेनरी फॉल जो ऑथर हैं जिन्होंने मेनली बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं वो उन्होंने फ्रेम किए हैं। चलो देखते हैं कि हेनरी फॉल कौन थे। सो हेनरी फॉल बेसिकली एक जो ऑथर थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो फ्रेम किए थे। 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने फ्रेम किए थे। अगर आपको कोई प्रिंसिपल का नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सबसे पहले समझते हैं हेनरी फॉल की हिस्ट्री के बारे में। अब देखो ना, हिस्ट्री है ना वो एक पैराग्राफ में दी जाती है मोस्टली,
बट मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ जिससे हम हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। बेसिकली ये जो एक हेनरी फॉल के बारे में हम देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री जस्ट आपको पता होना चाहिए। मेन आपके प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए इसके, ठीक है। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये कौन थे पर्सन के, कहाँ से स्टार्टिंग में, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। हेनरी फॉल थे, वो फ्रांस में बॉर्न हुए थे 1841 में, ठीक है। सिंपल इन्होंने बताया गया कि कौन सी प्लेस थी और कौन सी जगह थी। उसके बाद he joined as a junior engineer in mining company in 1860। 1841 में बॉर्न हुए, देन 1816 में एज अ जूनियर इंजीनियर माइनिंग कंपनी वो उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, उनको पोजीशन मिली एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मेन हेड होता है एक तरह का कंपनी में, पूरा मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, इन 1888 में। अब एग्जाम्पल से इसमें समझते हैं हुआ क्या। थोड़ी सी कहानी से समझेंगे ना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। अब देखो, हेनरी फॉल थे ना, उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ इंजीनियर। तब हुआ क्या, माइनिंग कंपनी ना बैंकरप्टिस की सिचुएशन में आ गई। बैंकरप्टिस की मतलब में दिवालिया हो गया, उसका पैसा सारा डूब गया, ठीक है। तो वो सिचुएशन में आ गई। अब जो ये कंफ्यूज था कि वो कंपनी को कौन सी कैसी सिचुएशन में से निकाले, इस सिचुएशन से कैसे निकाले, ठीक है। तो उसने क्या किया, हेनरी फॉल सर थे ये, इन्होंने अपनी मैनेजर टेक्निक को यूज किया, ठीक है, और अपनी कंपनी को बाहर निकाला, उस वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकाल दिया। अपनी मैनेजिंग जो टेक्निक्स उन्होंने ऑब्जर्व की, जो उनको लगता था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होना चाहिए, वो अपने रिसोर्सेज लगा के उन्होंने अपनी माइनिंग कंपनी को वो सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं, आगे देखो। अब हुआ क्या, जब हेनरी फॉल रिटायर हुए ना, अब उन्होंने कंपनी लीव कर दी। आफ्टर 30 इयर्स जो माइनिंग कंपनी एक वर्स्ट कंडीशन में थी, वो अब कोर स्टील कंपनी लीड कर रही थी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ। मतलब हेनरी फॉल ने कुछ ऐसा किया जिससे कंपनी की सिचुएशन तो बदली, साथ के साथ उसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो गया। सो अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स उसने कौन से फ्रेम किए थे हेनरी फॉल सर ने। चलो देखते हैं कि क्विक लुक देखते हैं और देखते हैं कि कितने सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं। सो अब हम समझते हैं कि हेनरी फॉल ने कौन से प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। सो देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो साथ साथ याद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें डिवाइड किया जाता है वर्क को, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी दी जाती है, पर्टिकुलरली एक जिम्मेवारी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबल करता है वो पर्सन जिसको वो टास्क असाइन किया जाता है। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, ये प्रिंसिपल इसमें बताया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक नेचर के अकॉर्डिंग करना, सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली वो जो प्लान्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो परफॉर्म करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एम्प्लॉय है वो एक ऑर्डर, एक बॉस का ऑर्डर ही रिसीव करेगा, वो किसी और अदर पर्सन का नहीं ऑर्डर लेगा, ठीक है, ऑर्डर मानेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक सुपीरियर होगा जो वो डायरेक्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, इसमें बताया जाएगा कि जो एम्प्लॉयज का पर्सनल इंटरेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसका क्या कंसेप्ट है वो इसमें हम समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन टू वर्कर, अब वर्कर को फेयर रिम्यूनरेशन मिले ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो सके। तो फेयर रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको मिलने चाहिए। ये हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो जहां पर पता हो कि क्या काम कैसे करना है और कैसे एक्टिविटीज को कैटेगराइज करना है, मेन हम इसमें हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन में जैसे अथॉरिटी दी जाती है, कम्युनिकेशन कंटिन्यू की जाती है, वो इसमें हम बताएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है कि कैसे मैन मटेरियल, मशीनरी है, रिसोर्सेज हैं,
उसको फ्रेमवर्क किया जाए, ताकि हर पर्सन को पता हो कि हमें अगर टूल लेना जाने हो एज ए एम्प्लॉय को, तो उसको पता हो कि टूल बॉक्स कहाँ पर है। ऐसे ही एक्टिविटीज को कैटेगराइज करें जिससे क्लैरिटी हो क्या सामान पड़ा है, कैसे अथॉरिटी है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है जी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ सारा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल, उसकी सैलरी, उसकी एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन बढ़ाई जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, ये हम इसमें देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिटी कॉस्ट, इसमें मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को ताकि वो काम कर सके। बेसिकली मैंने यहाँ पर ब्रीफ पॉइंट यहाँ पर बताया है, आपको बहुत डिटेल से इस प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। सो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। टॉपिक्स को जो आज मैंने यहाँ पर बताए हैं आप एक बार रिव्यू कर लें और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।